दोस्तों, मैं हूं मोहसिन, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं गुलबर्गा टाइम्स। आप सभी जानते हैं कि आने वाले दिनों में गुलबर्गा में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। इस असेंबली इलेक्शन को लेकर लोगों में बहुत बेचैनी है कि कौन किसकी जगह लेगा और कौन इस राजनीति की रणभूमि में विजेता बनेगा। हाल ही में आपको गुलबर्गा नॉर्थ से टिकट दी गई है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में आप गुलबर्गा नॉर्थ से एमएलए इलेक्शन खड़े होंगे। करंट सिनेरियो है, चाहे वो गुलबर्गा का हो या कर्नाटक का हो या पूरे इंडिया का, आप सभी जानते हैं कि आने वाले इलेक्शंस बहुत टफ भी हो सकते हैं, क्योंकि हर पार्टी अपनी जगह अपना प्रचार बड़े ज़ोरों शोरों से कर रही है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब का और गुलबर्गा टाइम्स का, और सभी व्यूवर्स को भी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और व्यूवर्स को सलाम करता हूं। और जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन फीवर चालू हुआ है। हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मानना यही है कि डेमोक्रेसी में जब सिस्टम जब आता है तो हर एक ऑप्शंस अवाम को सामने आना है। सिर्फ एक ही को रखकर सिर्फ इसी को चुनना, इसको डेमोक्रेसी नहीं बोलते, उसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं। अच्छा, डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी में कितने लोग जितना ज़्यादा उम्मीदवार रहेंगे, लोगों को उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट चूज करने का उनको एक मौका मिलेगा। यही डेमोक्रेसी खूबसूरत है। रहीम साहब, मैं आपकी बात को रोकना चाह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, डेमोक्रेसी वर्ड को आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी जैसा हमारे पास मालूम है कि डेमोक्रेसी एक अवाम के लिए जो बनाई जाता है एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो अवाम खुद अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजती है इलेक्शंस के ज़रिए से कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एमएलए का इलेक्शन लीजिए। गुलबर्गा नॉर्थ में 3 लाख वोटर्स हैं, लेकिन पॉपुलेशन गुलबर्गा नॉर्थ में 4 लाख के करीब है, लेकिन वोटर्स है 3 लाख। 1 लाख के करीब छोटे बच्चे जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ये पूरे 4 लाख लोग बेंगलुरु की असेंबली में जाकर अपने आवाज़ से बात नहीं कर सकते, अपने इश्यूज़ नहीं उठा सकते, अपने लिए फंड नहीं मांग सकते, अपनी जो तकलीफ़ है पूरे 4 लाख लोग नहीं जा सकते। डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये जो 4 लाख लोग इलेक्शन के ज़रिए से 5 साल में एक मरतबा अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर, जो उनमें बेहतर है, जो हमारे जो यहाँ के नॉर्थ के असेंबलीज़ की जो प्रॉब्लम्स है, जो तकलीफ़ है, जो इश्यूज़ हैं, इनको जानकर लोग उसमें से एक को सेलेक्ट कर कर अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर उसको इलेक्ट कर कर बेंगलुरु विधानसभा में भेजते हैं, ताकि ये जो 4 लाख लोगों के मसाइल के ऊपर वहाँ पर बात करें। इसी कहते हैं डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप और या तो किंग रूल में क्या होता है, एक आदमी चुना जाता है, उन मरने के बाद उसकी बीवी या उसके बच्चे, फिर उन मरने के बाद उसकी बीवी या बच्चे, उन्होंने रूल करते जाते हैं। जो इससे पहले का जो अंग्रेज़ आने से पहले जो किंग रूल था इंडिया में, वही चलता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जाने अनजाने हम डेमोक्रेसी तो लाए हैं, लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी वो राजा महाराजा का कॉन्सेप्ट अभी भी है। बाप मरने के बाद बेटा, बेटा मरने के बाद पोतरा उसका, नहीं तो उसका नवासा, पीढ़ी दर पीढ़ी। लोगों को इतना अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम मिला है कि 5 साल में एक मरतबा अगर वो बंदा या बंदी जो इलेक्ट करके भेजें, आप कॉर्पोरेटर होंगे, एमएलए होंगे, एमपी होंगे, अगर 5 साल आपके पास आपके जो मसाइल के ऊपर काम नहीं करे, आपको मौका है, उसको हटाकर दूसरे को लाइए। उसको अगर वो दूसरा कैंडिडेट नहीं दिया, फिर 5 साल के बाद मौका है, फिर तीसरे को लाइए। इतना सुनहरा मौका है, लेकिन अभी भी लोग अनजान है डेमोक्रेसी, इस खूबसूरत डेमोक्रेसी से, कि अपने लिए काम करने वाले को भेजना है। लोग इमोशनली अटैच होते हैं। हम 50 साल से इनको वोट डालते थे, इनके बाप को वोट डालते थे, इनके दादा को वोट डालते थे, ज़रूरी है क्या उनको ही डालना? राजनीति पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही घराने से चलती आ रही है, ये नहीं होना चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए। देखिए, आवाम को क्या चाहिए? आवाम को डेवलपमेंट चाहिए, आवाम को एक ऐसा रहनुमा चाहिए जो उनके लिए जहाँ भी वो खड़े रहे उनके साथ खड़ा हो, उनके लिए आवाज़ उठाए। जब एक आदमी से एक डेवलपमेंट, एक लाइन ऑफ लेंथ जब चल रही है, तो वो उस चीज़ को पॉइंट ऑफ क्यों किया जा रहा है कि वो एक ही घराने से खड़ा हो रहा है, एक ही ख़ानदान से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है? भाई, जब आपको डेवलपमेंट हो रहा है, आपके लिए आवाज़ उठाई जा रही है, जब कोई मसले मसाइल होते हैं तो स्टैंड लिया जा रहा है, तो फिर ये पहलू क्यों देखा जा रहा है कि इन्हीं के ही घर से सब लोग स्टैंड हो रहे हैं? तो मैं एक पर्टिकुलर एक पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो या जेडीएस हो या बीजेपी हो या एमआईएम। हम गुलबर्ग के कई एग्जाम्पल ले लेंगे। क्या डेवलपमेंट हो रहा है बोलिए?
खाली रोड डालना डेवलपमेंट है? और रोड ये क्यों डाले जा रहे हैं? क्योंकि 10 से 20% तक कमीशन है इनको। सीधा सीधा कह लो, रोड बनने से पहले एक 10% जाते हैं, रोड बनने के बाद 10% कॉर्पोरेटर्स को मिलते हैं या एमएलए को मिलते हैं। इसका रोड डालने का नाम डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट का एज ए एमएलए का क्या काम है बोलिए? एज ए एमएलए का क्या काम है? जो बजट है, कर्नाटक का जो बजट है, कर्नाटक के बजट में गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका कितना हिस्सा है? 4 लाख लोग गुलबर्गा नॉर्थ से आप रिप्रेजेंट करते हैं। एजुकेशन में आपका परसेंटेज कितना है बजट में? यहाँ के जो नौजवान हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, डिप्लोमा कॉलेजेस, गुलबर्गा हब है। हज़ारों बच्चे डिप्लोमा कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हुए हैं। उनके स्किल्स के बारे में क्या सेंटर्स है आपके पास? क्या स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं? स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, पेपर में ही है। वो जो पेपर में जो स्कीम्स है उसको ज़मीनी सतह पे लाने वाले का जिम्मेदारी कौन है? एमएलए और एमपी की जिम्मेदारी होती है। उसके लिए बजट आना पड़ता है, उसके लिए फैकल्टीज अरेंज करना पड़ता है, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स होना पड़ता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डालना है। कितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गुलबर्गे में आई है? खाली टेक्सटाइल पार्क आ रहा बोल के, इससे पहले भी स्टेट गवर्नमेंट बोले कि कर्नाटक में टेक्सटाइल पार्क अनाउंस हुआ, 20 साल में अब तक नहीं आया। अब फिर परसों उमेश यादव साहब बोले कि आप टेक्सटाइल पार्क आ रहा है, अभी तक नहीं आया। तो बोलने का मकसद ये, खाली रोड, नल, पानी डेवलपमेंट नहीं है, वो कॉर्पोरेटर्स का काम है। वो ग्राम पंचायत या रूरल बेल्ट में जाए तो ग्राम पंचायत और जेडपी का काम है। तो फिर आप एमएलए का काम क्या? डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट को किस नज़र से देखते हैं? डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट होता है एजुकेशन का डेवलपमेंट, आपके जॉब्स का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट। आपके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं गुलबर्गा में, उनको आप गवर्नमेंट की तरफ से कितना, आप बैंक के ज़रिए से आप उनको कितना कैपिटल लोन दिला रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे जो बीई डिप्लोमा करके आ रहे हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिल रही हैं? या तो सऊदी जाना है या तो फिर बड़े सिटीज़ को जाना है। अगर वहाँ भी जा रहे हैं तो उनके पास क्या स्किल्स हैं? देखिए, ये तो है कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं था इतना। नहीं, जब भी था ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में नहीं था या अब जा, ऐसा सभी के गवर्नमेंट, सभी के टाइम पे रहता है। लेकिन उस टाइम की जो गवर्नेंस होती है, पब्लिक के देख के हिसाब से, गवर्नेंस के हिसाब से चलती है। लेकिन आज की जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इनको गवर्नेंस नहीं होना है, इनको खाली हुकूमत होना है। इसीलिए क्या मालूम, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो हमारे हिंदू कम्युनिटी है, उनको मुसलमानों के खिलाफ भड़का कर, मुसलमानों का डर दिखाकर बीजेपी क्या करती है, हिंदू जो मेजॉरिटी है वोट लेती है। यही फार्मूला कांग्रेस करती है, बीजेपी और आरएसएस को दिखाकर मुसलमानों को डराकर कांग्रेस अपना वोट लेती है। जब बात डराकर वोट लेने की है या फिर किसी भी तरीके से वोट लेने की है तो बात हो जाती है वोट बैंक की। मैं मेरे सवाल को थोड़ा सा लंबा मैं कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। देखिए, जब बात अगर रिलीजियस की आती है, बात अगर वोट बैंकिंग की जब आ रही है, तो कहीं ना कहीं मुसलमान भी गलती में है कि भाई हर बार, हर प्रोग्राम में, हर इवेंटों में, हर जगह ये सुनाई जाता है कि भाई यूनाइट हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म हो जाओ, सेकुलर हो जाओ। तो क्यों सब लोग एक यूनाइट पे नहीं आते? जब आप देखिए, अगर बीजेपी ये कहती है कि लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे काम करती है, यानी अगर आप उनकी कंसिस्टेंट आइडियोलॉजी अगर आप देखेंगे तो एक जो ड्राफ्टिंग होती है आइडियोलॉजी की, वो एक ही पैरेलल वे में वो लोग काम करते हैं। उनकी ड्राफ्टिंग में आप अक्सर नोटिस कीजिए कि बीजेपी की आइडियोलॉजी में, उनकी ड्राफ्टिंग में कोई चेंजेस नहीं आते। यानी यूँ लगता है कि हाईली प्रोफेशनल, ओके, इट डजेंट मैटर चाहे वो एक पर्टिकुलर रिलीजियस पे हो रही हो या डेवलपमेंट पे हो रही हो या फिर उनके मेहनत पे हो रही हो, ये अलग पार्ट है। लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी पे जो लोग काम कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे, उनका एक प्लेटफॉर्म है, सारे लोग इकट्ठा होते हैं, एक काम करते हैं, वो उनके ऊपर तोहमतें लगती है कि ये रिलीजियस को ट्रम्प कार्ड खेल के वोट बैंकिंग करती है, ये जातिवादी पे करती है, अलग चीज़ है। तो एक बीजेपी को हटाकर अगर आप दूसरा पहलू देखेंगे तो एक हो गया कांग्रेस, दूसरा हो गया जेडीएस, तीसरा होगा एमआईएम, ऐसे मुख्तलिफ पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म क्यों क्रिएट नहीं होता? नहीं, ज़रूरी भी नहीं ना एक प्लेटफॉर्म के लिए। और डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि एक प्लेटफॉर्म, देखिए यूएस का जो डेमोक्रेसी है और यूके का जो डेमोक्रेसी है, वहाँ पर फेडरल डेमोक्रेसी है। अच्छा। वहाँ पर सिर्फ 2 पार्टी का रूल चलता है, तीसरी पार्टी नहीं है वहाँ पर। इंडिया क्या है, मिक्स्ड डेमोक्रेसी है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि 2 ही पार्टी रहना या एक ही पार्टी रहना। यहाँ पर अलग अलग जाते हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं कल्चरल्स हैं, तो सब लोग अपनी अपनी प्लेटफॉर्म बनाए हैं। आप नॉर्थ टोटल, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आप रजिस्टर्ड करेंगे
तो नेशनल लेवल पर कम से कम 1200 से 1400 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और ख़ुद कर्नाटक में कम से कम नहीं बोले तो 60 से 70 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है कर्नाटक स्टेट में। ये इसलिए है कि हर एक ज़ात वाले या हर एक कल्चरल बैकग्राउंड वाले अपनी अपनी एक प्लेटफॉर्म लाए हैं अपने इश्यूज रखने के लिए, यानी अपना अपना एक रहनुमा स्ट्रांग हो अपना ये करने के लिए। फॉर एग्जांपल लिंगायत से, लिंगायत इससे पहले कांग्रेस वोटर्स थे, लेकिन उन्होंने अब बीजेपी में इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी उनके मुद्दों को ज़्यादा अच्छी रख सकती है। वकली का कम्युनिटी जो देवगढ़ा की जो कम्युनिटी है उन्होंने अपना जेडीएस बना लिया। उन्हें लगता है कि वकली का जो जेडीएस है वो वकलीगा के इश्यूज को सामने रखकर उनके जो मसाइल हल करेगी। बीएसपी जो दलित पार्टी है, बीएसपी लाकर अपने दलित इश्यूज को रखकर दलित इश्यूज को सॉल्व कराती है। ये डेमोक्रेसी की है रिप्रेजेंटेशन। चलिए मान लिया, माना ये डेमोक्रेसी। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक कंट्री मतलब लोगों के वास्ते, लोगों के लिए। इसका मतलब लोग अपने इश्यूज रखने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाते हैं। बिल्कुल, सब लोगों ने अलग प्लेटफॉर्म बनाया। अफसोस ये है कि मुसलमान खुद का अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। अगर आप ये समझ देखिए, जब मरहूम ख़मरुस्लाम साहब थे, शेर कर्नाटक उनको कहा जाता था, यानी जब वो निकलते हैं तो उनके साथ एक कारवां निकलता था। क्या आपको नहीं लगता उनके जाने के बाद, अब जो मरहूम के जाने के बाद कनीज़ फातिमा जो स्टैंड लिए, इतने साल इलेक्शन हो गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनके मतलब स्टैंड में भी ये सब काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों के लिए मदद की जा रही है? तो कई जगह तो लोग उनको फॉलो करते हैं कि आप कहीं अगर एरिया में जाएंगे तो कई फॉलोअर्स हैं कनीज़ फातिमा के। नहीं, वही एक इमोशनल कनेक्ट कह लो ख़मरुस्लाम साहब का उनके एहलिया से है। सिर्फ इमोशनल बेसिस पे कह लो लास्ट टाइम इलेक्ट होके आए हैं। 5 साल में हम उनका एफिशिएंसी और उनका रिपोर्ट कार्ड देखे हैं। सिर्फ ये बेसिक कम्युनिटीज, रोड नल पानी छोड़कर दूसरे जो एक एमएलए काम करना है, ये रोड नल पानी कॉर्पोरेशन लेवल के काम आए, कॉर्पोरेटर्स करने के काम आए। इसको छोड़ के दूसरा काम बताइए मेरे को। इसको छोड़ के एक छोटा एग्जाम्पल आपके सामने मैं ले रहा हूँ। अभी जो मैडम की जो पदयात्रा चल रही है वो 3 चीज़ लेकर काम कर रहे हैं। गारंटी कार्ड बोल के 2000 रुपये देते, बिल्कुल बिल्कुल, 200 यूनिट फ्री, हाँ। और आपका 10 किलो चावल। ये कब है? जब ये अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो। बिल्कुल। लेकिन पब्लिक पूछ रही है 5 साल आप क्या करें? आपको चाहिए था कि 5 साल में आपके लिए ये काम करी, इसके बेसिस पे दीजिए, ना कि मैं कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो ये करेंगी बोल को पूछने के लिए। ये काम से मुराद लॉजिक ही नहीं है। काम से मुराद आप किस चीज़ को देखते हैं? क्या डेवलपमेंट को देखते हैं? एजुकेशन डेवलपमेंट को लेकर है या फिर गरीब लोगों के माइनॉरिटी स्कीम्स को लेकर है? एमएलए का मतलब उनके जो 4 लाख कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, कितने एडेड स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट के पैसे लेकर जो एडेड स्कूल्स हैं, वहाँ पर बच्चों के जो एजुकेशन लेवल है, लास्ट ईयर 10th में बोर्ड एग्जाम्स में कितने बच्चे पास हुए थे, इस साल वो बढ़ा है घटा है? अगर घटा है तो क्यों घटा है? वो स्कूल्स वालों के साथ इनके साथ कभी डिस्कशन हुआ है? डीडीपी के साथ इनका कभी डिस्कशन हुआ है? नॉर्थ के बीओ को बुलाकर कितने स्कूल्स मेरे गवर्नमेंट स्कूल्स आते हैं, कितने गवर्नमेंट के जो एडेड स्कूल से आते हैं, इनका डेवलपमेंट क्या है 5 साल में बच्चों के लेकर, क्या क्या स्कूल्स में कमी है? आपको जानकर हैरानी होगी, ख्वाजा कॉलोनी में एक कन्नड़ा मीडियम स्कूल है, एक उर्दू मीडियम स्कूल है, वहाँ पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। लड़कियाँ अगर टॉयलेट आना है तो वापस फिर घर को जाना पड़ता है उनको, फिर टॉयलेट कर कर वापस फिर घर स्कूल को आना पड़ता है। लास्ट टाइम हम जब इंस्पेक्शन को निकले थे, जब हम एचएम से बात करें, एचएम क्या बोले, 2 साल में हम एप्लीकेशन देकर अभी तक बजट नहीं आया। किसका काम है वो टॉयलेट का फैसिलिटी प्रोवाइड करना बच्चे के लिए? वो स्कूल की जो बिल्डिंग हाथ देखे तो कब छत गिरता किसको नहीं मालूम। गवर्नमेंट स्कूल्स की ऐसी हालत है। मिड डे मील का जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो गवर्नमेंट के स्कूल में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये कभी मैडम चेक किए हैं? अभी हाल ही में तो एक स्कूल इनॉग्रेशन हुआ है कनीज़ फातिमा का। वही बोल रहा हूँ ना, कोई चीज़ का इनॉग्रेशन है तो मैडम के साथ हो रहा है। एमएलए का काम कोई सिर्फ इनॉग्रेशन नहीं है, वो चीज़ बरकरार है क्या, उसकी जो चीज़ बनाई गई है उसका मकसद पूरा हो रहा है क्या, वो देखना भी एमएलए का जिम्मेदारी है। मैडम कितने बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल को गए हैं, कितने हमारे बुरखा पहन कर जो औरतें हैं, लाइन 1-1 घंटा लाइन लगाना पड़ता है 10 रुपये की चिट्ठी बनाने के लिए। वहाँ पर क्या हेल्थ के ऊपर काम हो रहा है? पीएचसी सेंटर्स जिसको बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स या प्री हेल्थ सेंटर्स जो है, कितने हैं हमारे गुलबर्गा नॉर्थ में?
उसका मतलब पीएचसी सेंटर्स का मतलब इतना 70% जो पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है उनका जो इलाज होता है, जो डिसीजेस होते हैं, ये आपके महल्ले के पीएचसी सेंटर्स में क्लियर होना है। जुकाम है, बुखार है, पेट दर्द है, लड़कियों के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बड़े बूढ़ों के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। 70% क्या पब्लिक आपके पीएचसी सेंटर्स में काम होता है। मैडम को पूछिए कितने पीएचसी सेंटर्स हैं गुलबर्गा नॉर्थ में? देखिए कभी गए हैं क्या? और अगर गए तो वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेस आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आपकी बात में दुरुस्त है। देखिए इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। एमएलए का काम होता है एजुकेशन के ऊपर काम करना, हेल्थ के ऊपर काम करना। वहाँ के जो यूथ्स हैं, कितने जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, कितने जो डिप्लोमा पास कर रहे हैं, उनके स्किल, इनको जॉब मिल रहे नहीं मिल रहे हैं, कितना डाटा है पूछे मैडम को। बीजेपी की हुकूमत है, कर्नाटक में बीजेपी रूल करती है, तो डेवलपमेंट तो जाहिर सी बात है बीजेपी डिसाइड करेगी। नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी की अगर हुकूमत होती तो ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी उनके मैनिफेस्टो पे काम करती। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एज ए एमएलए आपको जितना बजट मिलना है कर्नाटका की गवर्नमेंट से आपको मिलता है। हाँ, अच्छा, जितना बीजेपी एमएलए को मिलता होगा उतना नहीं मिलता, वो सही है, लेकिन एक मिनिमम बजट होता है, हर एमएलए को मिलता है। और आपके एमएलए के पास वो काबिलियत होना चाहिए कि आपके गवर्नमेंट किसकी भी हो, वहाँ से बजट लाने की आपकी कैपेसिटी होना चाहिए। और ख़ासकर कल्याण कर्नाटका में आपका KKRDB बोर्ड है, 1000 करोड़ का बजट है उसका। आप एज ए नॉर्थ एमएलए के आलम आप डाल सकते हैं, वो KKRDB प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। कितने बार वो मीटिंग को उनको बुलाए हैं, कितने बार वो मीटिंग अटेंड किए, वहाँ का बजट क्या है, गुलबर्गा नॉर्थ में कितना KKRDB का बजट आया है, एजुकेशन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, यूथ डेवलपमेंट को लेकर, यहाँ के जो बूढ़े हैं उनको लेकर कितना बजट आया है, उनको पूछिए क्या करें। खाली रोड, नल, पानी ये एमएलए का काम है, ये कॉर्पोरेटर्स का काम है, कॉर्पोरेशन में काम करने की चीज़ें हैं। ठीक है, कांग्रेस के ताल्लुक से, बीजेपी के ताल्लुक से आपका नजरिया एसडीपी यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, आपका क्या मैनिफेस्टो है, क्या रहेगा? अगर मान लीजिए कि एसडीपीआई अपना यहाँ पे अपनी जड़ें मजबूत करती है, यहाँ से अगर एसडीपीआई जीत कर आती है तो क्या मैनिफेस्टो रहेगा एसडीपीआई का? देखिए 2009 में हम लोगों ने एसडीपीआई चालू किया और गुलबर्गा में एसडीपीआई क्या की है 13 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह सबको मालूम है। हमारे ना कॉर्पोरेटर्स है, ना हमारे एमएलएज हैं, ना एमपीज़ हैं। हम एक पॉलिटिकल सोच और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट लेकर यूथ्स को और हमारे सीनियर लोगों को लेकर क्या हम ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं। हमें क्या इख्तिदार की वो ताकत चाहिए और काम करने के लिए। हम इसके अलावा भी हम गुलबर्गा में डिलीवर किए हैं। ये 5 साल इलेक्शन आ रहा बोल के मेरे को कैंडिडेट, मैं एज ए कैंडिडेट आकर मैं वोट नहीं पूछ रहा हूँ या हमको वोट दीजिए बोल के नहीं बोल रहा हूँ। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, 13 साल में हम लोगों ने क्या किया है। गुलबर्गा में राइट टू एजुकेशन जो स्कीम जो सालों से है, आज तक कितने लोगों को मालूम था गुलबर्गा में आरटी के ज़रिए से अपने गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल सकते हैं। हम लोगों ने बताया आरटी मतलब क्या और किस तरह से अप्लाई करना। और गुलबर्गा में 2000 गरीब बच्चों को हम लोगों ने राइट टू एजुकेशन के ज़रिए से शरण बसवेश्वर SBR से स्कूल में एडमिशन दिलाया, चंद्रकांत पाटिल जैसे स्कूल में एडमिशन दिलाया, इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन कराया, पीस इस्लामिक स्कूल में एडमिशन कराया। 2000 से ज़्यादा बच्चे। गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम्स है, जो गरीब जो लोग हैं, वो जब हार्ट अटैक या उनका जब हार्ट का जब इश्यूज आता, जयदेवा में जब एडमिट होते थे ये लोग, 2 से 2.5 लाख रुपए स्टंट का खर्चा आता। कहाँ से लाएंगे गरीब लोग? सिर्फ 250 से 300 रुपये की यशस्विनी कार्ड बनाकर देने की वजह से 2 से 2.5 लाख का जो ऑपरेशन हम फ्री कराते थे। ये यशस्विनी स्कीम किसी को मालूम थी? जयदेवा में आप जाके पूछे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस टीम ने उठाया? गुलबर्गे के लोगों को मालूम ही नहीं था। यशस्विनी के ज़रिए से हम सिर्फ 300 रुपये में 2 से 2.5 लाख रुपए का हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं। स्कॉलरशिप, सबसे इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप, कितने बच्चे आप चेक कीजिए कि माइनॉरिटी बजट से प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के बच्चे अप्लाई करते थे। गुलबर्गा में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सेंटर के ज़रिए से स्कूल्स को हमने इन्वॉल्व कर हर स्कूल में स्कॉलरशिप का एक मुहिम चलाया। 3-4 साल उसके ऊपर मेहनत करें। तकरीबन आज की डेट पे क्या लूँ, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप बच्चों को अप्लाई कर रहे हैं। वो अलग बात है कि अब बीजेपी गवर्नमेंट आने की वजह से उनको 2 साल से पैसे नहीं मिल रहे, 2-3 साल से। लेकिन उससे पहले हमने देखा है कि 5000, 15000, 25000, इवन मेडिकल जो मुस्लिम के स्टूडेंट 75,000 तक उनको स्कॉलरशिप मिला है। वो कौन करा है? हमने करा है। एसडीपीआई का जब काम करने का तरीका इस तरीके से है तो फिर क्यों लोग ये कहते हैं कि एसडीपीआई भी
वोट बैंकिंग के लिए एक ट्रम्प कार्ड खेलती है, यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को सपोर्ट करती है, यानी कम्युनिटी को मौका देती है, एक कम्युनिटी को आगे बढ़ाती है। क्या किस हद तक ये बात सच है? अब जेडीएस को क्या बोलेंगे जो वकीलिका बेस्ड कम्युनिटी है? जीडीएस में तो कई सारे मुस्लिम्स कम्युनिटी के भी हैं, लेकिन कई क्या सारे लिंगायत भी हैं। क्या इश्यूज उठाए कांग्रेस? आपके क्या इश्यूज उठाए? ये कांग्रेस और जीडीएस तो अगर आप जीडीएस की बात करेंगे तो जीडीएस हमने तो हमेशा की रोल का काम किया इन 2-3 इलेक्शनों में। आप देखेंगे तो लास्ट टाइम जब जेडीएस स्टेट में आई थी तो कुमार स्वामी ने पब्लिक की प्रॉब्लम्स को आम कर दिया था कि वो जब चाहे उनसे मिल सकते हैं। पब्लिक प्रोग्राम कर रहे थे, पब्लिक मीटिंग कर रहे थे। आपको मालूम होना चाहिए जब सम्मिश्र सरकार बनी कांग्रेस और जेडीएस की, कांग्रेस कुमार स्वामी को सीएम बना जी। 2018 तक माइनॉरिटी का बजट 2800 करोड़ था। कुमार स्वामी सीएम बनने के बाद 1000 करोड़ कम कर को 1800 करोड़ करे। अब जाके फैक्ट चेक कीजिए, 2800 करोड़ था 2018 तक। और वो 2800 करोड़ भी कब हुआ? जब 2016 में सिद्धरामैया साहब की जब गवर्नमेंट थी, एसडीपीआई ने पूरा एक दिन का भूख हड़ताल करे। भूख हड़ताल कर 2016 में हमने सिद्धरामैया साहब को बोले कि अगर हमारा जो बजट उस टाइम पे 1200 या 1300 करोड़ था, हम लोग उन्हें कहा कि अगर माइनॉरिटी 75 लाख पॉपुलेशन है कर्नाटक में, हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से कम 8 से 10 हज़ार करोड़ माइनॉरिटी का बजट होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे बच्चे स्कॉलरशिप डालते हैं प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक को, सबको नहीं मिल रही है। अगर 1000 बच्चे हमारे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को डाल रहे हैं या एजुकेशन लोन को अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ 100 बच्चों को मिल रहा है, बाकी के 900 बच्चों को नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी का बजट कम है। तो हमने उनसे मिलने के बाद बोला कि हमारा बजट 800 करोड़ कीजिए। तो उन्होंने कहा 2016 के बजट में फरवरी में हम लोगों ने उनसे मिला, अगर आप नहीं करेंगे तो हम पूरे कर्नाटक में भूख हड़ताल करेंगे और आपके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। जब बात की तो उन्होंने 2800 करोड़ किया। तो 2016, 17, 18 तक 2800 करोड़ का बजट था। कुमार स्वामी साहब ने आकर 1000 करोड़ कम किए, 1800 करोड़ बजट था। फिर जब येडियुरप्पा साहब जब सीएम बने कुमार स्वामी जाने के बाद, उन्होंने और 1000 करोड़ कर को 800 करोड़ करे। अब इन्होंने बम्बई साहब सीएम बनने के बाद वो 800 करोड़ से और कम करे। सर क्या वजह हो सकती है जो बजट कम करने की माइनॉरिटी? बीजेपी को तो खुला अगर मुस्लिम को बजट देखो फायदा भी क्या है, तुम तो वोट नहीं डालते, उनका कहना वही है। ऐसा तो स्टेटमेंट कभी ना किसी सीएम का आया ना कभी। फिर माइनॉरिटीज का बजट क्यों डिक्रीज किए? येडियुरप्पा सीएम बनने के बाद क्यों डिक्रीज किया? फिर बोम्मई सब सीएम बनने के बाद और डिक्रीज क्यों किया? अरे साहब, अगर ये बात है तो क्यों पब्लिक एसडीपीआई को वोट क्यों नहीं करती है? क्या पब्लिक एसडीपीआई से डरती है? क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से एलिगेशंस लगाए गए थे पार्टी को तरह तरह के तो उस लेकर लोगों को ये डर है कि भाई नहीं, पर्टिकुलर एक रिलीजियस पार्टी है, इस पार्टी में सिर्फ मुस्लिम्स रह सकते हैं। मुस्लिम्स भी ज़्यादातर एसडीपीआई पार्टी से जुड़ते नहीं है, क्या वजह होती है? देखिए 2009 में एसडीपीआई क्यों बनी, इसका मकसद पहले मालूम करना है। ये कांग्रेस और जो रीजनल सेकुलर पार्टीज़ हैं, मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है, टिश्यू पेपर की तरह। 5 साल में एक मरतबा इलेक्शन में आना, वोट लेना, इनके पास इनको यूज़ करना, थ्रो करना। जब एसडीपीआई के जो फाउंडर लीडर्स हैं, ये जब रवैया देखे, डेमोक्रेटिक कंट्री में आपकी कम्युनिटी को इश्यूज़ को अगर सॉल्व करना है तो आप कितने भी ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, कितने भी जमात बनाइए, कितने भी तंजीम बनाइए, उसको कुछ फ़ायदा नहीं है। तब तक आपका एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता, आपकी आवाज़ असेंबलीज और पार्लियामेंट में नहीं जाते। आपके लिए बोलने वाले, आपके लिए लड़ने वाले असेंबलीज में पार्लियामेंट में नहीं जाते। आपके लिए ना बजट आएगा, ना आपके लिए कोई बात करने वाला होगा, ना आपके ऊपर जो मुसीबतें आने वाले रोकने वाले हैं, जब तक वहाँ नहीं जाते। मुस्लिम्स आगे नहीं बढ़ते हैं एसडीपीआई को? क्यों दूसरी कम्युनिटी के लोग एसडीपीआई को सपोर्ट नहीं करते हैं? जब आपका मैनिफेस्टो ये है, आपके काम करने का तरीका इतना सॉफ्ट है, आप एक डेमोक्रेसी को लेकर चलते हैं, एक सेकुलरिज्म को लेकर डेमोक्रेसी। हमारे पास कांग्रेस और जेडीएस और दूसरे जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो लोग नहीं आते हमारे पास। क्यों नहीं आते? क्योंकि उन लोगों को मालूम है हमारे पास आए तो उनको ये नहीं मिलता। क्योंकि हम लोग, हमारे पास जो एसडीपीआई चलाते हैं, हम हमारे जेब के पैसे से चलाते हैं। और कॉर्पोरेटर बनने, एमएलए बनने के बाद या कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपका कोई वहाँ पर कमीशन नहीं चलेगा। आप वहाँ पर क्या मालूम कमीशन के बेसिस पे काम नहीं करेंगे। आप जिस मकसद के लिए चुने गए सिर्फ वो मकसद के लिए काम करेंगे। उसके कितने एग्जाम्पल्स हैं। बेंगलुरु में हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं, बेस्ट कॉर्पोरेटर्स अवार्ड हमें मिला है। हर पार्टी में ड्रॉबैक तो रहता है। मंगलुरु में हमारे ग्राम पंचायत, पूरी ग्राम पंचायत हम जीते सो है।
बेस्ट ग्राम पंचायत हमें मिला है हमारी गवर्नेंस की वजह से, क्योंकि उनको मालूम है कि एसडीपीआई के लीडर्स करप्शन नहीं करते हैं, ये गलत कामों में नहीं जाते हैं। ये जो लीडर्स हैं, जो कांग्रेस हो या दूसरे भी जेडीएस हो या दूसरे सेक्युलर पार्टीज में, इनको अपना नाम करना है, अपना चेहरा चमकाना है, पैसे बनाना है। एसडीपीआई में इसलिए नहीं आते क्योंकि वो काम नहीं होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखिए चाहे जेडीएस की अगर हम बात करेंगे या कांग्रेस की बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि ये लोगों ने अपने लिए ही काम किया, आवाम के लिए भी किया है। आवाम इनको जानती है, एक मेजोरिटी में आवाम इनको सपोर्ट करती है। तो मैं उसी मुद्दे पे, उसी सवाल पे बार बार मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ, जब आपका मैनिफेस्टो ये है तो क्यों आम आदमी आपसे जुड़ता नहीं है, क्यों डर सा जाता है, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए 5 साल एसडीपीआई की तारीफ करते हैं कौन? ये सब पॉलिटिकल पार्टीज और ये जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स और हमारे पास ये जो प्रेशर ग्रुप है मुस्लिम्स के, ये लोग हमारी 5 साल तारीफ करते हैं। अच्छा, जो ही इलेक्शन आता है वो हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं, इनके वजह से वोट डिवाइड होता, इनो जीतते तो नहीं, इनके वजह से इनो फलाने हारते, इनो जीतते। वो जो माहौल जो बनाते हैं ना, इससे जो आम वोटर्स है, आम जो जनता है, वो परेशान हो जाती है। एसडीपीआई के काम करने का जो तरीक़ा है, एसडीपीआई जो काम करती है, इसके ऊपर किसी को सवाल नहीं है। सब लोग हमारे बारे में अच्छा ही बोलेंगे, सब लोग बोलते हैं कि हाँ ये लोग पूरे 5 साल काम करते हैं। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे जो प्रोपेगेंडा करते हैं, ये जो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, इनके पास बहुत अच्छी मशीनरी है। ये लोगों जो बड़े बड़े जो मुस्लिम जो चेहरे हैं, ये ऑलरेडी बड़े बड़े पार्टीज़ जो पावर में है, इनके साथ क्या मालूम, या तो इनका पर्सनल रिलेशन है, या तो बिजनेस रिलेशन है, या तो क्या मालूम एक अटैचमेंट है इन बड़े बड़े पार्टीज़ के साथ। क्योंकि हर कोई पावर सेंटर के साथ रहने का एक ख्वाहिशमंद रहता है, क्योंकि अगर इनके साथ हम टच में रहे तो हमारे जो पर्सनल है, प्रोफेशनल है, या ज़ाती जो इश्यूज़ हैं, इनके साथ रहकर हम सॉल्व कर सकते हैं। वो लोग एक ऐसी पार्टीज़ को नहीं पसंद करते जो एक ये चीज़ों को पसंद करते हैं। हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स लॉबी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर्स लॉबी नहीं है, और हम इलेक्शन के टाइम पर ऐसे लोगों से बजा पैसे भी नहीं लेते। अब आप देखिए, एमएलए इलेक्शंस कर लड़ने के लिए कम से कम 30 से 40 करोड़ चाहिए। अच्छा, अब ये 30 से 40 करोड़ रुपए आपको कौन देगा? वही देगा जो एमएलए इलेक्शन जीतने के बाद जिसको फायदा है। नहीं, जाहिर सी बात है, इलेक्शन में तो पैसा तो लगता ही लगता है। लगता है, कितना लगता है? वोट फॉर नोट नहीं चाहिए ना। अच्छा, वोट फॉर नोट के लिए पैसा चाहिए, वरना पैम्पलेट्स के लिए, आपको कैंपेनिंग के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फिक्स्ड अमाउंट है, जो बजट है, उतना काफ़ी है एक सीधे साधे लोगों के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टी से 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ का जो बजट रखते हैं, ये इसके लिए नहीं रखते, ये कैश फॉर वोट्स के लिए रखते हैं। तो ये जब जो अमाउंट जो इकट्ठा होता है, ये 40 को 400 कैसा करना है, 40 को 100 कैसा करना है, इलेक्शन के बाद उसी की प्लानिंग होती है। अवाम जो वोट देकर इनको भेजी है, उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता है। चाहे आप कॉरपोरेशन इलेक्शन का लीजिए, चाहे आप एमएलए का लीजिए, एमपी का इलेक्शन लीजिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये अपने मैनिफेस्टो में रखती है कि हमारा जो कैंडिडेट जो भी है, वो अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं खर्चा करता। मेरी जो नॉमिनेशन की फ़ीस है, मैं भी नहीं देता, पार्टी देती है उसको। और मेरा जो पूरा इलेक्शन का जो खर्चा है, हमारी जो यहाँ की जो टीम है, हमारा जो यहाँ के जो डोनर्स है, वो लोग मिलकर मेरा इलेक्शन का खर्चा करते हैं। शर्त यह है कि जीतने के बाद मैं काम करना है। ये बेसिस पे क्या लोग खर्चा करना। अगर मैं एज ए कैंडिडेट मैं खर्चा करूँगा तो ये जीतने के बाद काम करेगा नहीं करेगा, बहुत बड़ा सवाल ही निशान है। तो इसलिए नॉमिनेशन से लेकर इलेक्शन का पूरा खर्चा पार्टी और पार्टी के जो यहाँ के जो लीडर्स है, कैडर्स है, वो उठाती है हमारा, चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे कॉरपोरेशन का हो, चाहे एमएलए का, एमपी का। इससे क्या मालूम, हमारा जो कैंडिडेट जो जीतता है, उससे पार्टी कान पकड़ के काम लेती है, उससे यहाँ के जो कैडर से कान पकड़ के काम लेते हैं। पार्टी बनाने का मकसद ही वो है कि आप जो मजलूम तबकात हैं, जो पिछड़े तबकात हैं, जो गुर्बत में जो लोग हैं, उनके लिए पार्टी बनाए हैं। पार्टी बनाकर आप वही उनके लिए काम नहीं करेंगे, अपने आप को हीरो बनकर अपने आप को लीडर साबित करने के लिए पार्टी नहीं बने। ऐसे होता तो फिर एसडीपी बनने की जरूरत नहीं थी। हम भी कांग्रेस को जाते थे, हम भी जेडीएस को जाते थे, हम भी दूसरे फलान XYZ पार्टी को जाते थे। बीजेपी के साथ दुश्मनी लेकर, कांग्रेस के साथ बदनामी लेकर, जेडीएस भी हमें बदनाम करती है, कांग्रेस भी बदनामी करती है,
और बीजेपी के साथ खुली दुश्मनी सभी, लेकर नहीं, सभी पार्टी ये क्यों करती है कि भाई वो उतना बीजेपी लेकर का में नाम हम लेती लोग काम कर रहे है, हैं। यानी देखो अगर हमको वोट नहीं करेंगे तो बीजेपी आएगी, देखो अगर हमको वोट नहीं करेंगे तो बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी तो फलां ये होगा, वो होगा, ये होगा। अब तक देखिए हर एक पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, तो ठीक है, अगर आपको बीजेपी का नाम लेके स्टैंड करके ही आपको इलेक्शन अगर लड़ना है तो फिर लोगों को डेवलपमेंट से इन सब चीज़ों से बोलने का कोई फायदा नहीं। आप अपना इंडिविजुअली पावर बताइए ना, क्यों बीजेपी की एक पर्टिकुलर जो भी बात होती है बीजेपी से, आप बीजेपी आएगी तो फलां होगा, बीजेपी को वोट देंगे तो ये होगा। वही जो डेमोक्रेसी का मकसद ही यही है, और डेमोक्रेसी खूबसूरत यही है कि डेवलपमेंट के ऊपर और एजेंडास के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। डेवलपमेंट और एजेंडास पे अपने एज ए एमएलए मैं इस बार ये डेवलपमेंट करा हूँ या करी हूँ, बिल्कुल। आने वाले 5 साल में ये तो मैं ये चीज़ को और इतना करूँगी या करूँगा, ये होना चाहिए। लेकिन आप गुलबर्गा नॉर्थ को इलेक्शन आप कैंपेन देखिए कांग्रेस का कैसा है कि आप बीजेपी को हराना है तो हमारे को वोट दीजिए, इनको अगर सपोर्ट करें तो बीजेपी आएगी इसलिए हमें वोट दीजिए। अपना डेवलपमेंट क्या किए हैं, 5 साल का क्या रिकॉर्ड है, कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, इनो फॉर आर्ग्यूमेंट सेक ये बोलते हैं कि बीजेपी आएगी इसलिए हमें वोट देंगे बोल के बोलते हैं। आज तक इन्हें बीजेपी के खिलाफ करे क्या, मेरे को बोलिए। कांग्रेस मुसलमानों को डराकर मुसलमानों को डराकर बीजेपी से डराकर मुसलमानों को कांग्रेस वोट करती है। कई बार बीजेपी के जो भी मतलब जो भी फेलियर्स हैं उसको लेकर कई बार कांग्रेस प्रोटेस्ट कर चुकी है, जेडीएस ने भी प्रोटेस्ट किया। अरे कई ऐसे प्रोटेस्ट हमने कौन से हिजाब के ऊपर कांग्रेस का क्या प्रोटेस्ट है, हलाल कट और झटका कट के ऊपर क्या कांग्रेस का स्टैंड है। मुस्लिम जो ट्रेडर्स जो आपके टेम्पल्स के पास, जात्रे के पास जो बैठते थे जब साउथ कर्नाटका में, उनको बहिष्कार करे उनके, उसके ऊपर लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है। तो जेडीएस ने तो आवाज उठाई थी। क्या स्टैंड है? आवाज का मतलब ट्वीट, आवाज का मतलब कोई टीवी मीडिया वाला आके आपको पूछता है उन्होंने ऐसा करे आपका क्या काम, उन्होंने उनके बारे में बोला। डेमोक्रेसी में एज ए अपोजिशन पार्टी वो नहीं करना है। क्या आप वो जो गरीब मुसलमानों को जो साउथ कर्नाटका में वो जो कड़ंगड़ा बेचने वाले के, जब बजरंग दल के जब लोग वो कड़ंगड़ा बेचने वाले की बंडी को नुकसान पहुंचा, उसके कड़ंगड़ा बेचे, जेडीएस और कांग्रेस के कितने लोग वहां पर जमीनी जाकर उसको सपोर्ट करें, उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़े, कौन गए? खाली कोई माइक में जब आके जेडीएस तो कई बार आवाज उठाई, माइक में आके पूछता है। जेडीएस ने तो बिल भी पाड़ा था जब गौ कृषि की जब बात निकली थी कि भाई स्लॉटर हाउस को लेकर, जेडीएस ने भी अपोज किया था। बिल आया अपर बिल को फाड़ा था बिल्कुल जेडीएस के लोगों ने, जेडीएस ने सपोर्ट किया है। शिवकुमार का क्लियर स्टेटमेंट है कि हिजाब के इश्यू के ऊपर, मुस्लिम के जो भी इश्यूज आए उसके ऊपर कोई नहीं बात करना, उतर कर उनके खिलाफ बोला है। बीजेपी जब से आई है बीजेपी का ही रूल चलता है, बीजेपी के ही मैनिफेस्टो पब्लिक में आते हैं, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती वही काम होता है। तो जब इनको मौका मिलेगा, चाहे वो जेडीएस हो या कांग्रेस हो, इनको जब मौका मिलेगा तो जाहिर सी बात है एज ए अपोजिशन पार्टी एसडीपी क्या काम करती है। एज ए अपोजिशन पार्टी हम लोग क्या करते हैं, हर तहसील ऑफिस, हर डीसी ऑफिस के सामने ये जो इश्यूज, कम्युनल इश्यूज जब भी बीजेपी उठाती है, हम लोग उसका प्रोटेस्ट करते हैं, उसको पब्लिक में लोगों लाते हैं, और ये गैजेट में आता है प्रोटेस्ट। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि प्रोटेस्ट की क्या वैल्यू है। यही प्रोटेस्ट, यही धरना की वजह से क्या लो हमें आज़ादी मिली है। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना, धरना देना, मेमोरेंडम देना, ये कोर ऑफ द डेमोक्रेसी है। आप गुलबर्गा नॉर्थ के कैंडिडेट हैं एसडीपीआई से, तो जिस तरीके से राजनीति शहर की चल रही है, यानी बहुत टफ ये रणभूमि में है, तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है कि तय कर पाना कि कौन अपनी पकड़ मजबूत करेगा। तो आपको लगता है ऐसी जो घड़ी है, ये जो जंग है, इसमें एसडीपीआई को कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट में होगा? देखिए, एसडीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम लोग इसलिए पार्टी बनाए हैं, ये जो कांग्रेस और जो हर स्टेट में जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जैसा कर्नाटक में जेडीएस है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीएसपी है, बिहार में जेडीयू है, ये लोग मुसलमानों को सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। हमारी आवाज़, एक पॉलिटिकल आवाज़ बनाने के लिए एसडीपीआई बना है, वरना हमारे को कोई शौक़ नहीं है बीजेपी से दुश्मनी लेकर और बीजेपी कांग्रेस से बदनामी ढोकर हमें बार बार बदनाम करने की कोशिश कर। दोनों हमारे लिए कॉम्पिटिटर्स हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारी आवाज़ असेंबलीज़ में और पार्लियामेंट में जाए,
हमारी आवाज़, और हमारे सही इश्यूज़ को एड्रेस करने वाले सही लोग हों वहाँ पर। हमारे वोट लेकर वहाँ जाकर नहीं मुसलमानों के ऊपर बात मत करो। अरे कांग्रेस को क्लियर मालूम है कि 90% मुसलमान यूनाइट होकर कांग्रेस को डालती है। कितने परसेंट लिंगायत कांग्रेस को वोट डालती है, कितने परसेंट वकीलिका कांग्रेस को डालती है, कितने परसेंट एससी और एसटी कांग्रेस को डालती है। परसेंटेज 10 से 20-25, लेकिन 90%, मोर देन 90% एक प्लेटफॉर्म, एक यूनाइट होकर कांग्रेस को मुसलमान डालते हैं। क्या मिल रहा है आपको? सच्चार कमेटी मिली आपको। सच्चार कमेटी क्या बोलती? सच्चार कमेटी ये बोलती कि आज इंडिया के में जो मुसलमानों की हालत दलितों से भी पिछड़ा है। किस में? हर चीज में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, इकोनॉमिक्स में, सोशल इंडेक्स में, हर चीज में हम दलित से पीछे गए। कौन? वो कौम जो 800 साल हुकूमत करी, जो पावर में थी। 70 साल एक पार्टी के पीछे पड़कर आपकी हैसियत ये हुई कि आप दलित से पीछे गए। 1947 तक इंडिया में गवर्नमेंट जॉब 30% मुसलमानों के पास थी, आज लेस देन 3% है। एक तरफ बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की है। अगर मुसलमानों के लिए अगर कांग्रेस करती तो हमारा जो 30% जो गवर्नमेंट जॉब में थे वो 30 को 35 होती है, 40 होती, 30 जाको 3% भी। आज़ादी के टाइम पर तकरीबन जो बिजनेस सेंटर्स थे, कपड़ों का ले दिए, स्टील का बिजनेस लीजिए, कांच का बिजनेस लीजिए, बड़े बड़े बिजनेस मुसलमानों के पास थे। आज किसके पास है? पूरे मुसलमान से चढ़कर वो बिजनेस के वो दुकानों में आज काम कर रहे हैं मुसलमान। तो ये सब क्या मालूम कांग्रेस की देन है। तो फाइनली आप एज ए कैंडिडेट गुलबर्गा की आवाम को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का उसका बनने का मकसद यही है कि ये जो पिछड़े तबकात, ये जो वॉइसलेस जो कौम है, इसकी हम आवाज़ बनना है। हम पूरे 224 में नहीं ठहर रहे, हमें मालूम है हमारी क्या कैपेसिटी है, क्या है। एज ए हमारा एजेंडा है कि फ़िलवक़्त मुसलमान आईसीयू में है, दूसरे तबकात भी बीमार हैं, लेकिन मुसलमान आईसीयू में है। एज ए डॉक्टर मैनेजमेंट क्या बोलती है? बोलो, आईसीयू के जो पेशेंट्स हैं पहला उनको टेक केयर करना है। जब ये आईसीयू पेशेंट्स को हम टेक केयर करेंगे तो जब हम जनरल वार्ड में इनको शिफ्ट करेंगे तो जब हम सबका देख सकते हैं, सबका ट्रीटमेंट सही कर सकते हैं। आईसीयू पेशेंट को हम इमरजेंसी बेसिस पे देखना है। आज मुसलमान के जो इश्यूज़ हैं वो आईसीयू में चले गए हैं, तो हमें इमीडिएटली मुस्लिम के इश्यूज़ को देखना है। इसमें शर्मने का नहीं है, ना डरने का नहीं है, ना घबराने का नहीं है। ये एजेंडा है हमारा, क्योंकि मुसलमान आईसीयू में है और हम 224 जगह ठहरे नहीं हैं, सिर्फ 24 जगह ठहरे हैं। बाकी की 200 जगह आप कांग्रेस जेडीएस को जिताइए। 24 जगह आप मुस्लिम दलित मिलकर के आलम ऐसी पार्टी को आप सपोर्ट कीजिए जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपनी हर चीज़ कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उनको आप नहीं सपोर्ट करके उल्टा उनको आप बदनाम कर रहे हैं, आप उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी समझ गई एसडीपी किस लिए काम कर रही है, इनका मकसद क्या है। अफसोस इस बात का है हमारे जो कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो नहीं समझ रहे, हमारे उलमाए कराम नहीं समझ रहे, हमारे जो दानिशवर तबका है उन्होंने समझ रहे। बीजेपी आरएसएस समझ गई ये इन्हों अगर बढ़े तो इन्हों हमारे को क्या परेशान, इनको क्या होने वाला है, क्या कर सकते हैं इन्हों बोलकर, इसलिए हमें बंद करने की, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस ये बात का है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम कुर्बानी दे रहे हैं, जिसके लिए हम परेशान हैं, जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, वो कौम हमारे सपोर्ट नहीं है। हमें उम्मीद है कि आज नहीं कल हमें इसका भरपूर फ़ायदा होगा और हो सकता है हमारी लाइफ टाइम में हम एमएलए एमपी ना बन सके, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को ज़िंदा रहना है।